गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लेसन 6 की फर्स्ट यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। जो 6 चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जुडिशरी, न्यायपालिका। अब तक हमने आपको सरकार के जो 2 मेन अंग हैं, कार्यपालिका और विधानपालिका, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब हम बेटा इस यूनिट में इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सरकार का तीसरा इम्पोर्टेंट अंग है न्यायपालिका, उसके बारे में आपको बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका पर डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, न्यायपालिका के जो डिपार्टमेंट में आता है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट। तो आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और उसकी पावर के बारे में बताएंगे। इस पावर को बताने से पहले बेटा हम आपको यह बताएंगे, जो सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, वो सरकार के जो पहले 2 अंग हैं उनसे क्या है? स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। यानी कि सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उसमें कार्यपालिका और विधानपालिका किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमारे देश की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो बेटा हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्ति के बारे में आपको बताएंगे। बेटा श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विश्व के किसी भी संघात्मक राज्य के उच्चतम न्यायालय से अधिक है। यहाँ तक कि यह अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भी अधिक शक्तिशाली है। और इसकी जो शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार है। यानी कि बेटा श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने अपने शब्दों में सुप्रीम कोर्ट की पावर को व्यक्त किया है कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं बेटा इसको किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार, नंबर 3 परामर्शवादी क्षेत्राधिकार, नंबर 4 संविधान का व्याख्याकार, नंबर 5 निर्णयों का पुनर्निरीक्षण और नंबर 6 अभिलेख का न्यायालय। और जो अन्य प्रकार की शक्तियां हैं वो भी इसके पास काफ़ी हैं। और लास्ट में है संविधान का प्रोटेक्टिव, संविधान का संरक्षक। तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि न्यायपालिका का जो मेन अंग है सुप्रीम कोर्ट, जो मेन ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट, उसका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो बेटा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में संघीय मामले, आपको पता है 3 प्रकार की क्या होती हैं? सूची होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इस अधिकार क्षेत्र में वे मुकदमे आते हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय के पास ले जाए जा सकते हैं और जिनका संबंध किससे होता है बेटा? संघीय व्यवस्था से है। इन्हें किसी निम्न न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो कोर्ट हैं उनमें इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। किन मामलों को? जो संघ से जुड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का निम्नलिखित विषयों में एकमात्र प्रारंभिक क्षेत्र है। संघ सरकार तथा एक अथवा अधिक राज्यों के मध्य झगड़े। अगर बेटा एक राज्य में झगड़ा है या एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा है या 2 राज्यों के आपसी झगड़ा है, तो इस प्रकार के झगड़ों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ऐसे झगड़े जिसमें संघ सरकार और कुछ राज्य एक हों और कुछ राज्य दूसरी ओर हों, यानी
अगर राज्यों का कोई ग्रुप बन जाए, कुछ राज्य एक साइड हो जाएं, दूसरे राज्य उसके विरोधी हो जाएं, तो ऐसे मामले भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। राज्यों के पारस्परिक झगड़े जिनका संबंध कानून और संविधान की व्याख्या से है, वो भी कहाँ लाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। अब बात आती है बेटा दूसरी, जो इसका मेन अधिकार क्षेत्र है, वो है बेटा मौलिक अधिकारों का संरक्षक। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्टिव कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बेटा संविधान ने प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों की रक्षा करने का रिस्पॉन्सिबल किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकार और संविधान का क्या है? रखवाला है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का सरकार तथा अन्य संस्था द्वारा उल्लंघन होता है तो वो सीधे कहाँ शरण ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। पहले हमने देखा बेटा, अगर एक राज्य का झगड़ा है या एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा है या कुछ राज्यों का दूसरे राज्यों से झगड़ा है, तो इस प्रकार के केस भी जो संघ से संबंधित है वो सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अगर मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, तो ये केस भी डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मौलिक अधिकारों का रखवाला कौन है बेटा? सुप्रीम कोर्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली। क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट है? नो बेटा, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की अंतिम न्यायपालिका का क्या है? अंग है, ब्रांच है, शाखा है। अब बात आती है बेटा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश, आदेश या प्रतिलेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है जिसके द्वारा यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और ये लेख कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, प्रतिषेध लेख, प्रामादेश लेख, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा लेख। फिर बात आती बेटा इसी के अंडर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी झगड़े। हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है तो उसके निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर बेटा संघीय लोक सेवा आयोग के संबंध में भी इसको पावर प्राप्त है। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को इम्पीचमेंट की प्रोसेस के तहत हटाया जाता है, जबकि इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट सदस्यों पर लगे आरोपों की पुष्टि करती, अर्थात आयोग के सदस्यों के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर बात आती है बेटा अपीलीय क्षेत्राधिकार। जब हम किसी फैसले से निचले कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते और उसको चैलेंज करते हैं बड़े कोर्ट में, तो वो आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार से अभिप्राय उन विवादों से हैं जो आरंभ में तो उच्च न्यायालयों या निम्न न्यायालयों में होते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटे न्यायालयों में पेश किए जाते हैं, लेकिन निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकारों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि 4 श्रेणी में हम अपील कर सकते हैं। संवैधानिक मामले, किसी मुकदमे में अपना निर्णय देते हुए यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि यह विवाद संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो उसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यदि हाई कोर्ट ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत अपने सम्मुख अपील करने की आज्ञा दे सकता है। तो बेटा संवैधानिक मामलों में अपील करने का हमें अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में। फौजदारी मुकदमे भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, फौजदारी और दीवानी। संविधान के अनुच्छेद 134 के अधीन फौजदारी मुकदमों में हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय अपील की जाती है यदि किसी अभियुक्त को निम्न अदालत ने छोड़ दिया था परंतु हाई कोर्ट ने अपील से उसे मृत्युदंड दिया हो, तो अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि हाई कोर्ट किसी फौजदारी मामले को निम्न न्यायालय से अपने पास मंगवाकर
अभियोग की सुनवाई स्वयं करे और अभियुक्त को मृत्यु दंड दे उस आधार पर। और ऐसे फौजदारी मामलों की अपील भी सुप्रीम कोर्ट में की जाती है जिनके बारे में हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे दे कि अमुक मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन सुनवाई हेतु जा सकता है, जो स्वयं हाई कोर्ट अपनी इच्छा से दे। अब बात आती है बेटा दीवानी अपील। संविधान के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को दीवानी अभियोगों में हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसी अपील उसके सामने उसी समय की जा सकती है जब हाई कोर्ट यह प्रमाण पत्र दे कि मुकदमे में सार्वजनिक महत्व या हित का कोई कानूनी प्रश्न उलझा हुआ है और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जानी आवश्यक है। यानी कि ये कंडीशन है। फिर बेटा विशेष अपीलें, जो विशेष अपील की जाती है वो किस प्रकार की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अभियोग के विषय में निम्न न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसे यह अधिकार सैनिक न्यायालयों के संबंध में प्राप्त नहीं है। यानी सैनिक न्यायालयों के संबंध में यह अधिकार उसके अंडर में नहीं आता। फिर बात आती है बेटा परामर्शवादी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 143 द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकता है। ऐसे मामले पर कम से कम 5 न्यायाधीश बैठकर विचार करते हैं और बहुमत से निर्णय करके निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट के इस परामर्शवादी कार्य का राष्ट्रपति द्वारा बराबर क्या किया गया है? सम्मान किया गया है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट से सलाह 1958 में केरल शिक्षा विधेयक के बारे में मांगी थी। अब तक उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे चुका है। यानी कि वो समय समय पर देश के प्रेसिडेंट को क्या देता रहता है? एडवाइस देता रहता है। फिर बात आती है बेटा संविधान का व्याख्याकार। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय को पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी बेटा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है राज्य विधानमंडलों द्वारा, विधान पालिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा लागू की जाता है, तो ऐसे कानून की निष्पक्ष जांच पड़ताल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर कोई ऐसा कानून है जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करता है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। अगली जो पावर है बेटा वो क्या है? निर्णयों का पुनर्निरीक्षण। संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा किए गए निर्णयों को दृष्टांत या मिसाल के रूप में न मानकर कानून की नई व्याख्या करने की शक्ति दी गई है। फिर जो अगली पावर है बेटा वो है अभिलेख का न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख का न्यायालय भी है। इसके निर्णय तथा कार्रवाई को भविष्य के उदाहरण पेश करने के लिए लिपिबद्ध करके रखा जाता है। यह भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इन शक्तियों के सिवा बेटा जो और शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, उस जो सुप्रीम कोर्ट है उन लोगों को दंड दे सकता है जो इसका अपमान करे, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और डिसीजन भारत के सभी असैनिक न्यायालय तथा पदाधिकारियों को मानने पड़ते हैं। भारत के सभी असैनिक न्यायालय इसके नियंत्रण में है, इसी के अंडर में आते हैं बेटा। यह किसी भी न्यायालय को कोई भी आदेश दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। अभियोगों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है। यह किसी भी तरह की सूचना मंगवा सकता है अपने अधीन न्यायालयों से। वह अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उनके वेतन भत्ते सेवा की दूसरी शर्तों को निश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट तथा अधीन न्यायालयों का निरीक्षण भी कर सकता है, समय समय पर जांच पड़ताल कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह लेता है। सुप्रीम कोर्ट निम्न न्यायालयों के फैसले, डिग्री, दंड, आज्ञा के विरुद्ध अपने आगे अपील करने की आज्ञा दे सकता है। इसके अतिरिक्त बेटा कोई भी नागरिक या सरकारी कर्मचारी न्यायालय के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। अब बात आती है बेटा संविधान का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति संविधान के संरक्षक के रूप में प्राप्त है। इसके अधीन सुप्रीम कोर्ट कानूनों के साथ उन संविधान संशोधनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो इसके विचार में संविधान का उल्लंघन करते हैं। अपने इस अधिकार के अंतर्गत केशवानंद भारती मुकदमा 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के संशोधन संबंधी अधिकार को सीमित करते हुए कहा था कि संसद ऐसा कोई कानून या संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता है। यानी संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ वो क्या नहीं कर सकती? टच नहीं कर सकती। बेटा निष्कर्ष के रूप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कार्य उसे संवैधानिक व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, संविधान का रक्षक, संविधान का व्याख्याकार, मौलिक अधिकारों के रक्षक की भूमिका निभाने वाला और लोकतंत्र व जन कल्याण के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट दलित और गरीब लोगों के लिए न्याय का अंतिम शरणगाह है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के लोकहितवादी, जिसको आप बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, के द्वारा अपने अधिकार और शक्तियों को असीमित वृद्धि कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में कहा कि न्यायपालिका कानूनों व संविधान की व्याख्याकार मात्र नहीं बल्कि न्याय की अंतिम संस्थली है। बेटा निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो सरकार का तीसरा मेन अंग है, पहला कार्यपालिका, दूसरा विधानपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंडर में जो न्यायिक संबंधी कार्य हैं, कोर्ट से संबंधित कार्य हैं, हाई कोर्ट से संबंधित कार्य हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कार्य हैं। तो न्यायपालिका सरकार के दोनों अंगों कार्यपालिका और विधानपालिका से पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है और इनसे निष्पक्ष होकर फैसला करती है। कोई भी कानून विधानपालिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून पर न्यायपालिका जांच पड़ताल करती है। अगर कोई ऐसा कानून न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वो जनता के हितों के साथ क्या है? खिलवाड़ है, तो न्यायपालिका ऐसी सिचुएशन में उस कानून को क्या कर देती है? अवैध घोषित कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है।